तो प्यारे मित्रों, आज के क्लास में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज मैं पाचन तंत्र, मनुष्य के पाचन तंत्र और गाय के पाचन तंत्र के बारे में विशेष यहां पर चर्चा करने वाला हूं। और इससे जो बनने वाले प्रश्न होंगे, आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न होंगे, वैसे प्रश्न को मैं इस वीडियो में कराऊंगा, इसलिए आप अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग पाचन तंत्र के बारे में डिटेल समझने का प्रयास करते हैं। तो ये मनुष्य का पाचन तंत्र आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको इंग्लिश में डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, और जब हम लोग भोजन सबसे पहले मुख में लेते हैं तो यहाँ पर मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। ठीक है, और ये लार ग्रंथि जो होता है से लार उत्पन्न करता है। लार में एमाइलेज नामक का एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, और वह एंजाइम भोजन के साथ मिल करके भोजन को मुलायम कर देता है। भोजन को क्या कर देता है? मुलायम कर देता है। इसके बाद भोजन जो है से जीभ और दांत से पूरी तरह से उसको मसल करके मुलायम हो जाता है। इसके बाद भोजन जो है ग्रास नली से होते हुए, ये देखिए ग्रास नली है, ग्रास नली से होते हुए आपका अमाशय में आता है। ठीक है, अमाशय में भोजन आता है। अमाशय में भोजन आने के बाद भोजन जो है से अर्ध पच जाता है। यहाँ पर एक एंजाइम उत्पन्न होता है जिसे जठर रस बोला जाता है, और ये एंजाइम जो है से भोजन के साथ मिलकर के भोजन को और मुलायम कर देता है। ठीक है, यहाँ पर भोजन पूर्ण रूप से पचता नहीं है, अर्ध पचता है। ठीक है, इसके बाद भोजन यहाँ से आपका कहाँ जाता है? क्षुद्रांत में जाता है, छोटी आंत में। ठीक है, और छोटी आंत में जब भोजन जाता है, ये वाला आपका छोटी आंत हो जाएगा। ठीक है, छोटी आंत में जब जाता है भोजन तो यहाँ पर छोटी आंत के अंदर बहुत सी चीजें पाई जाती है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल्स आगे पढ़ेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा अंत तक। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये जो इधर से ऐसे गोले दिखाई दे रहा है, ये वाला आपका क्या होता है? बड़ी आंत होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यकृत है, और यहाँ देखिए ये छोटा वाला उजला वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये अग्नाशय है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके बारे में डिटेल्स एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देखिए हमारा सबसे पहले आएगा आपका मनुष्य के प्रमुख पाचन अंग। बिल्कुल डिटेल आप पढ़िए। ठीक है, इससे आपका क्या होगा कि बेसिक मजबूत होगा। और यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है माउथ एंड वेसिकल कैविटी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है से भोजन मुख में उपस्थित दांतों के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में काट तथा चबा दिया जाता है, और मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथि रहती है जो भोजन चबाते समय लार निकालती है, और यह भोजन को मुलायम और गीला कर देता है। लार में एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। लार में क्या पाया जाता है? तो एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए बनेगा कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो याद रखिएगा लार में आपका एमाइलेज नामक क्या पाया जाता है? एंजाइम पाया जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा, ये आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है से एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च के रूप में उपस्थित जटिल कार्बोहाइड्रेट को पाचन करता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिए हम लोग जानेंगे कि मनुष्य के मुख में जो दांत होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो दांत जो है आपका 4 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? कृंतक होता है, रदनक होता है, अग्रच्वर्णक होता है और च्वर्णक होता है। ठीक है, कृंतक दांतों की संख्या 8 होता है, रदनक दांतों की संख्या 4 होता है, और अग्रच्वर्णक दांतों की संख्या 8 होता है, और च्वर्णक दांतों की संख्या 12 होता है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये आपका बेसिक चीज है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो आपका यहाँ से क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इधर देखिए आपका मनुष्य के मुख के अंदर जो दांत है 4 प्रकार का, ये आपका च्वर्णक देखिए इधर साइड में होता है, अग्र च्वर्णक इस तरफ होता है, और कृंतक दांत जो है से थोड़ा जबड़े में, निचले जबड़े में नीचे की तरफ होता है, आगे की तरफ, और ये आपका रदनक दांत है जो आपका अगले जबड़ा में, ऊपर वाला जबड़ा में
रदनक दांत ऊपर पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर है कि ऐसे अलग अलग प्रकार के दांत वाले प्राणी जो हैं विषदंती कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विषदंती कहलाते हैं। तो इसके बाद हम लोग आगे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर क्वेश्चनों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, दूध के दांत एवं अस्थाई दांत। तो दूध के दांत किसे कहते हैं और अस्थाई दांत किसे कहते हैं? तो दूध का दांत जो होता है, जो दांत बचपन में निकलता है, उसे दूध का दांत कहा जाता है। जो दांत बचपन में निकलता है उसे दूध का दांत कहते हैं और इसकी संख्या लगभग 20 होती है। 8 वर्ष की आयु तक ये दांत गिर जाते हैं, मतलब दूध का दांत जो है 8 वर्ष के बाद टूट जाता है और इसकी जगह अस्थाई दांत जो है निकलते हैं, जिनकी संख्या 32 होती है, जिसमें से 16 दांत ऊपरी जबड़ा में तथा 16 दांत निचले जबड़ा में होती है। सामान्यतः अस्थाई दांत स्वस्थ मनुष्य के जीवन में रहते हैं तथा वृद्धावस्था में यह प्रायः गिर जाते हैं। मतलब कह रहा है कि अस्थाई दांत जो है सो दूध के दांत गिरने के बाद जो दांत निकलता है और जीवन भर रहता है, उस दांत को अस्थाई दांत कहते हैं। अस्थाई दांतों की संख्या जो है आपका 32 होता है, जिसमें 16 दांत जो है ऊपरी जबड़ा में पाया जाता है और 16 दांत निचली जबड़ा में पाया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा सा ऊपर लेंगे। यहाँ पर देखिए एक प्रश्न बनता है आपका, द्विदंती किसे कहते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में 2 बार दांत निकलते हैं, इस अवस्था को द्विदंती कहते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ पर है कि दांत भोजन के छोटे छोटे टुकड़ा कर लेते हैं और इस भोजन का क्या हो पाता है? क्या हमारे मुख में उत्पन्न लार की इसकी कोई विशेषता या भूमिका है? तो हाँ है। चलिए इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, लार जो है से भोजन के साथ मिलकर के भोजन को मुलायम कर देता है और भोजन आसानी से खिसकता हुआ आमाशय से छोटी आंत में चला जाता है। इसलिए लार जो है, मुंह से निकलने वाला लार भी, उसका भी भोजन को मुलायम करने में और महीन करने में, दांत का महीन करने में ये सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग जानेंगे दंत क्षय से सावधानी। देखिए, दांत में कभी कभी कीड़ा लग जाता है, ठीक है, दांत खराब हो जाता है। तो दांत खराब हो जाता है तो आखिर कैसे होता है खराब? आइए उसके बारे में जानते हैं। आपने देखा होगा कि अधिक टॉफियां खाने वाले बच्चों को दांत अक्सर सड़ जाते हैं। इसके अलावा बीड़ी, सिगरेट, पान, खैनी आदि जिसमें तंबाकू मौजूद होता है के सेवन के फलस्वरूप क्षय होता है, माने दांत क्षय होता है। बड़े भी अगर अपनी दांत की सफाई अच्छे से नहीं करेंगे तो उनके अस्थाई दांत हमेशा के लिए सड़ जाएंगे और कीड़े लगकर टूट जाएंगे। सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं, जिससे हमें कोई हानि नहीं होती है, परंतु खाना खाने के बाद अगर मुख ठीक से साफ नहीं करते तो अनेक हानिकारक जीवाणु वृद्धि करने लगते हैं और ये जीवाणु के बीच फंसे भोजन के शकरा का विघटन कर अम्ल स्रावित करते हैं तथा दांत को धीरे धीरे क्षति पहुंचाते हैं। इसे दंत क्षय कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझे कि दांत, देखिए दांत में जो है से जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन का कण दांत के मसूड़ों में फंस जाता है और हम जानते हैं कि मुख में जो है से बैक्टीरिया पाया जाता है, लेकिन बैक्टीरिया हम लोग को क्षति नहीं पहुंचाता है। क्षति तब पहुंचाता है जब भोजन के कण आपका मुख में फंस जाता है, मुख के मसूड़ा में, दांत के मसूड़ा में फंस जाता है, तब वहां पर जीवाणु जो है उस पर क्रिया करने लगता है। क्रिया करने के दौरान जो है से भोजन के साथ साथ दांत के मसूड़ों को भी खाने का प्रयास करता है और इस तरह से आपका दंत क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, हम लोग आगे स्क्रॉल करते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? दंत क्षय कहते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे जीभ के बारे में। देखिए, ये जीभ को इंग्लिश में टॉन्गी बोलते हैं। ठीक है, कह रहा है कि जीभ से आप खूब परिचित हैं। तरह तरह के स्वाद का मजा भी जीभ के कारण ही संभव हो पाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए जीभ है और ये जीभ जो है, इसमें जो है आपका क्या पाया जाता है? दूध में आपका क्या पाया जाता है? देखिए, दूध में
एक मिनट। चलिए, आपका मुंह में जो है से जीभ पाया जाता है और इस जीभ का अंदर छोटी छोटी कलिकाएं होती है, ठीक है। और ये कलिकाएं जो है से स्वाद बताता है। और जीभ का उपयोग जो है हम लोग बोलने के लिए करते हैं। जब बोलते हैं तो हमारा जीभ की सहायता से ही आवाज निकलता है। इसके बाद जब हम लोग भोजन को खाते हैं तो भोजन को लार से मिलाने का काम जीभ ही करता है। और जीभ से हम लोग को किसी चीज का स्वाद पता चलता है, जैसे कौन चीज क्या है, तीखा है, खट्टा है, नमकीन है, मीठा है। तो ये सभी चीज की जानकारी हम लोगों को जीभ के माध्यम से ही प्राप्त होता है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि जीभ एक मौसल पेशी अंग है जो पीछे की ओर गुहा के धरातल से जुड़ी होती है और इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है। पीछे वाला भाग जो है आपका मुख्य गुहा से जुड़ा होता है और आगे वाला स्वतंत्र होता है। आप जिधर चाहें उधर हिला सकते हैं, घुमा सकते हैं, किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। जीभ का मुख्य कार्य भोजन को लार से मिलाना और उसे निगलने में सहायता करना, साथ ही जीभ से बोलने में भी मदद करती है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती है जिससे हमें विभिन्न प्रकार का स्वाद का पता चलता है। तो यहाँ पर हम लोग आगे जानेंगे भोजन नली मतलब ग्रास नली, ठीक है। तो भोजन नली के बारे में जानेंगे हम लोग। ये भोजन नली क्या होता है? तो देखिए, भोजन नली जो है ये आपका मुख से जुड़ा हुआ होता है और आकर के अमाशय में खुलता है। कहाँ खुलता है? अमाशय में। और ये देखिए भोजन का संकुचन हो रहा है। भोजन संकुचन होते हुए आपका भोजन कहाँ आता है? अमाशय में आता है, ठीक है। और अमाशय में आने के बाद जो है से भोजन क्या होता है उसके बारे में भी बताएंगे। कह रहा है कि मुख्य गुहा से निकला हुआ भोजन ग्रास नली में जाता है और ग्रास नली गले एवं वक्ष से होते हुए जाती है। ग्रास नली की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद यहाँ पर है कि क्या आपको कभी उल्टी हुई है? ऐसा क्यों होता है? कभी कभी हमारा अमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता है और इसी के परिणाम स्वरूप जो है से भोजन वोमन के द्वारा बाहर आ जाता है, ठीक है, उल्टी होने लगता है। तो यहाँ पर जो है से अमाशय जो है इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ग्रास नली के बाद भोजन जो है हमारा अमाशय में आता है और अमाशय जो है से एक मोटी भित्ति वाली थैली नुमा संरचना होती है। यह चपटा एवं जे के आकार का होता है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। यह एक ओर ग्रासिका नली से खाद्य पदार्थों को प्राप्त करता है और दूसरी ओर क्षुद्रांत में खुलता है, मतलब छोटी आंत में जाकर के खुलता है अमाशय सा, ठीक है। अमाशय का भोजन कहा जाता है छोटी आंत में। कह रहा है कि अमाशय का आंतरिक सतह जिसे श्लेष्मा झिल्ली कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। इसे जठर रस भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जठर रस कहते हैं, ठीक है। अमाशय के आंतरिक सतह जिसे श्लेष्मा झिल्ली कहते हैं और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पाचक रस स्रावित होता है जिसे क्या कहते हैं हम लोग? जठर रस कहते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पाचक रस स्रावित होता है जिसे क्या कहा जाता है? जठर रस कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद श्लेष्मा झिल्ली अमाशय के आंतरिक सतह को, यहाँ पर श्लेष्मा झिल्ली के अमाशय के आंतरिक सतह को सुरक्षा भी प्रदान करता है और स्रावित अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे ये है आपका अमाशय, ठीक है। ये ग्रास नली है, यहाँ से भोजन ये आपका आता है अमाशय में, ठीक है। ये आपका अमाशय है, ठीक है। क्या है? अमाशय है। और यहाँ पर जो है से भोजन आपका जमा होता है, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो देख रहे हैं आप नीचे वाला सिरा, ये वाला, ये आकर के छोटी आंत में खुलता है, ठीक है। तो छोटी आंत में जब खुलता है तो यहाँ पर क्या होता है? अम्लीय माध्यम पाचक रसों को क्रिया निवृत्त करता है
और यह भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। और जब सरल पदार्थों में विघटित कर देता है तो यहाँ पर नली है, इसमें भोजन का पाचन एवं अवशोषण दोनों ही होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में। मतलब भोजन यहाँ पचता भी है और इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, बहुत से ऐसे पोषक तत्व हैं जिनका अवशोषण भी हो जाता है। कहाँ? छोटी आंत में। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि छोटी आंत में क्या होता है। तो छोटी आंत की ग्रंथियों से एक प्रकार का रस निकलता है जिसे क्या बोला जाता है? आंत रस बोला जाता है। ठीक है। छोटी आंत के आंतरिक दीवार से एक रस उत्पन्न होता है जिसे क्या बोला जाता है? आंतरिक रस बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे जानेंगे कि इसके साथ ही यह यकृत एवं अग्नाशय से भी स्रावित करती है और क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई हजारों संरचनाएं होती है जिसे दीर्घ रोम कहा। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग समझ रहे थे रसांकुर या दीर्घ रोम। ठीक है। रसांकुर या दीर्घ रोम जो होता है ये क्या करता है? तो ये आपका भोजन में जो प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन वगैरह वगैरह बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, तो इन सभी का अवशोषण जो है से रसांकुर द्वारा होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आगे हम लोग बढ़ते हैं, स्क्रॉल करते हैं। ये देखिए आपका पाचन तंत्र के ये भी एक भाग है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये देखिए आपका यकृत है ये वाला, जिसको इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। ठीक है। और ये आपका अमाशय है जो अभी पढ़ाए हमने, और ये आपका अमाशय के जस्ट नीचे अग्नाशय होता है। ठीक है। अग्नाशय जो है से अग्नाशिका रस उत्पन्न करता है और यहीं से आपका देखिए ये आपका पित्ताशय यहाँ पर जुड़ा हुआ है, पित्त रस जाकर के जमा होता है। ठीक है। और ऊपर से ये आपका ग्रास नली आया, भोजन अमाशय में खुला, इसके बाद भोजन देखिए यहाँ से छोटी आंत में चला जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो है से आपका क्या होता है? यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपर भाग में दाहिनी ओर अवस्थित होता है। यह शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पीत रस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। करा है कि पीत रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। जो पीत रस स्रावित होता है पित्ताशय, वह जो है से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब पीत रस क्या चीज का पाचन करता है? यह आपका वसा जो होता है भोजन में, उसका पाचन करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। इसके बाद आता है आगे अग्नाशय। ठीक है। अग्नाशय के बारे में जान लेते हैं कि यह एक हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होता है और इससे स्रावित होने वाले अग्नाशिका रस, मतलब अग्नाशय जो है इससे यहाँ से आपका अग्नाशिका रस स्रावित होता है और भोजन में व्यापक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन पर क्रिया करता है और इनको एक सरल पदार्थ में परिवर्तित कर देता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग जानेंगे, चलिए यहाँ पर इसके बारे में समझ लेते हैं। आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन अब क्षुद्रांत में, मतलब निचले भाग में पहुंचता है जहां आंत रस का पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है और कार्बोहाइड्रेट सरल शकरा ग्लूकोज में जो है से कार्बोहाइड्रेट जो है से क्या चीज़ में बदल जाता है? ग्लूकोज में बदल जाता है। और वसा जो है से वसा अम्ल में बदल जाता है, ग्लिसरॉल में बदल जाता है और प्रोटीन जो है से अमीनो अम्ल में बदल जाता है। ठीक है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोटीन जो है से ये आपका छोटी आंत में क्या चीज़ में बदल जाता है? तो ये आपका अमीनो अम्ल में बदल जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है। और वसा जो है से वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है, ये भी बात याद रखिएगा। और कार्बोहाइड्रेट जो है ये आपका ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है या सरल शकरा कह सकते हैं। रसांकुर की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है और अवशोषित पदार्थों का क्या होता है? स्थानांतरण हो जाता है। इसके बाद आगे हम लोग जानेंगे रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक
होता है और यहाँ उसका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। यहाँ तक समझ गए। अब सुनिए थोड़ा सा एक चीज और यहाँ पर कह रहा है कि शरीर के विभिन्न भागों में अवशोषण होता है और भोजन का आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल करते हैं। जैसे अमीनो अम्ल से आवश्यकता अनुसार प्रोटीन बनता है। इस बात को याद रखिएगा, अमीनो अम्ल से प्रोटीन बनता है। यहाँ पर एक चीज और है कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है। ग्लूकोज जो है ये आपका कार्बोहाइड्रेट से परिवर्तित रूप है। तो यहाँ पर जो है ये आपका टूट करके ऑक्सीजन के साथ टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है एवं ऊर्जा मुक्त करता है, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं। और इसका उपयोग शरीर द्वारा विभिन्न कार्यों में होता है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता है अथवा अवशोषण नहीं होता है तो बड़ी आंत में मतलब बृहदांत में चला जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे बृहदांत में जाता है। तो अब हम लोग जानेंगे बड़ी आंत के बारे में। ठीक है, बड़ी आंत मतलब बृहदांत, इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होता है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में जो बड़ी आंत होता है पाचन तंत्र के लिए, उसमें बड़ी आंत की लंबाई कितनी है पूछी जाएगी तो यहाँ पर याद रखिएगा 1.5 मीटर है। ठीक है, और छोटी आंत की लंबाई यदि पूछा जाए तो याद रखिएगा 7.5 मीटर है। ठीक है, तो छोटी आंत की लंबाई बड़ा होता है और बड़ी आंत की लंबाई छोटा होता है। इस बात को याद रखिएगा। कह रहा है कि इसका मुख्य कार्य जल का अवशोषण करना एवं अपशिष्ट पदार्थों को मलाशय में भेजना है। मलाशय में अपशिष्ट अर्ध ठोस मल के रूप में संग्रहित रहता है। समय समय पर यह मल गुद्दा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है जिसे हम लोग मल त्यागना कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे गाय के अमाशय के बारे में, मतलब गाय के अंदर जो पाचन तंत्र होता है उसके बारे में। अभी तक हम लोग पढ़े मनुष्य के बारे में कि कैसे कैसे पाचन होता है। अब जानेंगे मनुष्य के पाचन के बाद गाय मतलब घास खाने वाले जो भी जंतु हैं, गाय भैंस बकरी वगैरह वगैरह जो भी जंतु जो घास खाते हैं उनका पाचन कैसे होता है उसके बारे में यहाँ पर हम लोग डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिएगा आप लोग अंत तक। और यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं, मैं हर प्रकार का वीडियो अपलोड करता रहता हूं। जैसे मैं आपका रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, जीडी, बैंकिंग, सीआरपीएफ, आरपीएफ जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, इन सभी के लिए आपका यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड होता है। और लगभग आपका यहाँ पर साइंस, जीके और मैथ, रीजनिंग का भी ट्यूशन मैं कराता हूँ, इसलिए आप लोग बने रहिएगा। करा है कि घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। ठीक है, क्या आपने घास खाने वाले जानवरों को चरते हुए देखा है? तो बिल्कुल देखे हैं। आपने देखा होगा कि घास खाने के बाद भी लगातार अपनी जबड़े को चलाते रहते हैं, मानो उनके मुंह गुहा में भोजन चबाया जा रहा है, ऐसा लगता है। देखिए जानवर लोग जो है से भोजन खाने के बाद भी अपना मुंह चलाते रहता है। तो गाय द्वारा लगातार भोजन के चबाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जुगाली कहते हैं। जुगाली करना कि जुगाली कर रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा एग्जाम में, इसलिए आप लोग इसको देखिए। एक तरह का यहाँ पर बेसिक मजबूत हो जाएगा इससे। घास खाने वाले जीवों का आमाशय विशेष प्रकार का होता है जो 4 कक्षाओं में विभाजित होता है। वास्तव में गाय घास को जल्दी निगलकर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेती है। आमाशय का यह भाग रुमेन कहलाता है। ठीक है, जो गाय घास खाती है और घास को कहाँ जमा करती है? एक भाग में, जिसको रुमेन कहा जाता है। आमाशय के एक भाग में जिसे रुमेन कहा जाता है, और यह प्रथम आमाशय भी कहा जाता है। गाय का आमाशय जो है से 4 भाग में बटा होता है। तो पहला भाग हम लोग पढ़ लिए, अब दूसरा भाग के बारे में जानते हैं। ये आपका गाय है, इसका इस तरह से आमाशय जो है ये वाला है। ठीक है, 4 भाग में बटा हुआ है।
अब आइए आगे देखते हैं, हम लोग स्क्रॉल करके यहाँ से समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा कि शाकाहारी भोजन करने वाले सारे जीव जैसे गाय, बकरी, भैंस आदि रूमेंटिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रूमेंटिक। चलिए, रूमेंट कहलाते हैं। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है। यहाँ पर भोजन पूर्ण रूप से पचता नहीं है, आंशिक पचता है, मतलब कुछ ही पचता है, जिसे जुगाल या कर्ड कहते हैं। बाद में रूमेंट जीव इसे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है और चबाता है। इस प्रक्रम को रोमंथन या जुगाली करना कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बस यहीं पर आपका ये वाला गाय वाला जो चैप्टर है समाप्त होता है। ठीक है, हम लोग आगे जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।